गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीओटी का जो सेकंड लेवल है उसका। कल हम लोगों ने 160 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज से 160 से ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि 161 से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन से उद्यमिता के लाभ हैं, मतलब कौन कौन से जो उद्यमिता के लाभ हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो आगे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देख लेते हैं कि यह नए संगठनों के निर्माण को अंजाम देता है और बाजार में रचनात्मकता लाता है। और इसमें जो बी ऑप्शन आ जाता है वो होता है कि इससे जीवन स्तर में सुधार होता है और देश की अर्थव्यवस्था विकसित में मदद मिलती है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे। सी ऑप्शन यानी कि ये दोनों हो जाएंगे, बोथ, ये दोनों। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्निर्मित एजेंसी मुद्रा की राशि कितना ऋण कितना देती है, मतलब कहाँ तक का ये ऋण प्रदान करती है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर होगा 10,000 से 10 लाख के मध्य, मतलब हमारा जो ए आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिटवीन 10,000 से 10 लाख तक। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी के अंतर्गत आता है, कि मतलब जो हमारा आईसीटी के अंतर्गत कौन सा आता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे दिया रेडियो और टीवी, दूसरा दे दिया इंटरनेट और मोबाइल। तो ये आईसीटी के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, मतलब बोथ हो जाता है, मतलब दोनों आंसर हो जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जब शिक्षार्थी आवासीय होते हैं और एक साथ ई लर्निंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो एक साथ ई लर्निंग का उपयोग नहीं कर सकते तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा अतुल्यकालिक। अतुल्यकालिक बी ऑप्शन, इसका हमारा जो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। NSQF, जो हमारा NSQF है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। NSQF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो NSQF की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आगे डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के बीच में मुख्य अंतर है। तो हमारे जो व्यावसायिक शिक्षा है और व्यावसायिक प्रशिक्षण है उसके बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, व्यवसायिक प्रशिक्षण रोजगार उन्मुख कौशल विकास पर केंद्रित होता है। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रशिक्षक को स्कूल कॉलेज और संस्थान में अग्रणी होती है। स्कूल शिक्षक और संस्थान में अनुमति देगी। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा। जब हम लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे तभी ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आता है छात्र किशोर उम्र में क्या करते हैं। जो किशोर उम्र होती है उसमें हम क्या करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किशोर उम्र वाला, तो इसमें ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा कि बचपन के विभागों को वयस्कों के मानकों के अनुरूप ढालने और समायोजित करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सीखे हुए व्यवहार का एक उदाहरण है, मतलब जो सीखा हुआ है उसके व्यवहार का कौन सा उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा अच्छा खाना खाने पे मुंह पे महकने पर पानी आना, मतलब डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद ये हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सीखने का एक सिद्धांत है जो छात्रों की स्वयं की प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और उन्हें लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो हमारा आंसर होगा रचनात्मक मूल्यांकन, मतलब ए आंसर, फॉर्मेटिव असाइनमेंट। इसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों में से कौन सा विशिष्ट और नापने योग्य होना चाहिए, मतलब विशिष्ट और नापने योग्य कौन सा होना चाहिए। तो इसमें हमारा जो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि शिक्षक के मकसद जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनको हम माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि पाठ्यक्रम विश्लेषण करते समय आप निम्नलिखित में से किस कार्य पर विचार करेंगे। तो पाठ्यक्रम का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें हम किसका विचार करेंगे। तो इसका जो हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन, यह देखना कि पाठ्यक्रम के विषय एक साथ फिट होते हैं या नहीं होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा कैसे फिट होते हैं, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि हमारा दिए गए प्रश्नों के लिए विलोम्स लेवल को पहचानें और पंचायत की परिभाषा बताएं।
तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारी नॉलेज, यानी कि ज्ञान हमारे अंदर अगर अच्छा होगा तो हम लोगों को अच्छे से पहचानेंगे और पंचायत की परिभाषा बता देंगे। इसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पाठ्य योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लाभ है। मतलब पाठ्य योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो इसमें जो लाभ होगा ना पाठ्य योजना को बनाने के लिए वो हमारे दोनों हो जाएंगे। ये है प्रति गतिविधि बिताए गए समय की योजना बनाने के मकसद और छात्रों की शिक्षा की जानना। तो इसमें हमारे दोनों हो जाएंगे बोथ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा कि प्रति गतिविधि बिताए गए समय की योजना बनाने में मदद करता है और छात्रों को शिक्षा शैली जानना दोनों ही हो जाएंगे। इसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशनात्मक प्रौद्योगिकी विधियां छात्रों को पढ़ने या तैयारी करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा। इसका जो हमारा आंसर होगा फ्लिपर क्लासरूम, मतलब बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस किनके द्वारा विकसित किया गया। कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा, कौन से जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके द्वारा विकसित किया गया। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन होगा डेल द्वारा ये विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कार मरम्मत कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन सा काम प्रभाव को परिभाषित करता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑपरेशन सीट, मतलब संचालन पथ, जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि पूर्व और पश्चात जॉब चेक सीट का उपयोग के लिए किया जाता है। तो जो पूर्व यानी पहले, पश्चात यानी बाद में, जो जॉब सीट के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। मतलब शुरुआत करने के बाद किए गए कार्यों के गुणवत्ता का आकलन करना। तो जभी तो हम लोग जॉब चेक कर पाएंगे। जॉब एक सीट होती है उस पर हम लोग लिखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है एक अच्छे बहुविकल्पीय प्रश्न में होना चाहिए। एक अच्छा जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। 3 से 5 ऑप्शन होने चाहिए, मतलब 3 से 5 विकल्प दिए जाने चाहिए जो उचित और अच्छे डिस्ट्रैक्टर हों। अगला क्वेश्चन आता है कि क्रिकपैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन 4 स्तर है, इनमें से तो ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण परिवर्तन दिया गया। तो पहला हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा। तो पहला तो हमारा एजुकेशन ही हो जाएगा, मतलब लर्निंग हो जाएगी, शिक्षा। ये ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उद्देश्य एक अच्छी परीक्षा का महत्वपूर्ण विशेषता है। अच्छी परीक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यह परीक्षा उपयोग के वैधता और दोनों को प्रभावित करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रिलीविटी, मतलब विश्वसनीयता। तो विश्वनिष्ठा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जब कक्षा को समूह के काम की आवश्यकता होती है तो कक्षा में कौन सी व्यवस्था प्रभावी होगी। जो समूह के काम की व्यवस्था होती है तो इसमें हमें कौन सा होगा। तो इसका हमारा जो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्लस्टर, मतलब सी ऑप्शन क्लस्टर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक काउंसलर नहीं कर सकता। तो एक काउंसलर क्या नहीं कर सकता। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा कि काउंसलिंग के लिए निर्णय नहीं ले सकता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्लास टेस्ट के दौरान एक छात्र दूसरे छात्र के पेपर को झाँकता हुआ पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसका कहना है कि वह अस्वस्थ था और परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर पाया। छात्र अन्यथा एक मेहनती कार्य करता है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो इसमें हमसे पूछा गया कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि छात्र की बात सुने और उससे कहें कि उससे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। तो वो छात्र इतने पे समझ जाता है। अगला हमारा आंसर आता है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि जब एक शिक्षार्थी अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद खुद को लगातार प्रयासों के माध्यम से अवगत रखता है तो वह एक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आजीवन शिक्षार्थी। मतलब जब हम लोग कोई भी चीज़ है इससे याद रखें तो आजीवन शिक्षार्थी में आ जाएगा। इन 3 बोर्डों में से कौन सा खुला है, मतलब जो कौन सा खुला है ये उसने पूछा है, जिसमें हम लोगों को डेली कॉलेज नहीं जाना पड़ता है। तो इसमें CBSE में भी होता है, SC/SC भी होता है। तो हमारा सी आंसर बिल्कुल राइट होगा, NIOS। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋण देते समय बैंक क्या महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देती है, सुरक्षा, नकदी या उद्देश्य। ठीक है, तो ये बैंक होती है तो ये ऑल ऑफ दीज का ध्यान देती है, इन सभी का। अगला क्वेश्चन आता है स्टैंड अप इंडिया मिशन के लिए क्या उद्देश्य क्या है।
तो जो स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका है उद्यमी स्थापित करना, मतलब जो इंस्टॉलमेंट है उसको बढ़ाना, नई नई कंपनियों को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन आता है कि विपणन में 4Ps में से कौन सी आपकी पेशकश की स्पष्ट समझ से संबंध रखता है? ठीक, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन सामग्रियों के अंतर क्रियाशीलता लगातार क्रियाशीलता ज़्यादातर को शामिल की जा सकती है। तो इसमें क्या शामिल किया जा सकता है ये उसने पूछा है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा सी आंसर बिल्कुल राइट होगा, ऑडियो और वीडियो, मतलब ऑडियो वीडियो हम दोनों को ही कर सकते हैं। तो इसके बाद से हमारा ये सेकंड लेवल है वो तैयार स्टार्ट होता है, ट्रेनिंग मेथोलॉजी 300 क्वेश्चन थ्योरी लेवल 2। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण ट्रायड नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, सोशल टेक्निक यानी कि सामाजिक तकनीक। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित को मिलाएं। जो हमारी पहली वाली जो PDF थी उसमें ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिया गया था, तो इसमें पूरा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर था वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर था, वो ए आंसर बिल्कुल राइट था, ए आंसर। इसे हम लोगों को देखना है, ए आंसर बिल्कुल राइट था और उसके अनुसार ही हम लोगों ने ये लगाया है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा क्या आता है कि पहला आंतरिक अभिप्रेरणा, तो अधिगम की इच्छा स्वयं सीखने के भीतर से आती है। सेकंड आता है बाह्य अभिप्रेरणा, जो अधिगम की शिक्षा बाह्य विधियों के माध्यम से सीखने वाले योग्य होती है। चौथी आती है औपचारिक शिक्षा, एक अनुदेशक के मार्गदर्शन के स्थान पर प्रशिक्षण की जाती है। इसके बाद आती है अनौपचारिक शिक्षा, जो कि हमारे परिवार और बाहरी वातावरण से सीखने की शिक्षा कहलाती है। तो इसमें हमारा जो होता है वो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठता है। इसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुदेशक में पाए जाने वाले बुरे विचार शैली के कारण क्या है? तो इसका जो हमारा डी आंसर होगा, राइट आंसर होगा डी। 1 2 3 4 5 सारे इसमें आ जाएंगे। आत्मविश्वास की कमी भी होती है, अनुचित अधिगम की स्थिति है, अल्प विषय ज्ञान हो, खराब स्थिति हो, घबराहट हो, तो ये सारी कमियां होती हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, इसमें 5 तत्व आधारों वाले मानव व्यवहार का अध्ययन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का ज्ञात आधार नहीं है? तो मनोविज्ञान का कौन सा ज्ञात जो है वो आधार नहीं है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, पॉलिटिकल, मतलब राजनैतिक। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षुओं के बीच व्यक्तिगत अंतर का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो व्यक्तियों का कौन सा प्रमुख स्रोत नहीं है? ये आंसर हमें लग रहा दोबारा से आ गया क्वेश्चन। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा ये बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही होगा, राजनीतिक। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी है कि निम्नलिखित को मिलाएं, मतलब किस किस को किससे मिलाएं, ये आंसर हो जाता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहला का पी से मिलेगा और सेकंड का आर से मिलेगा और थर्ड का क्यू से मिलेगा। जिस हिसाब से आप देख लीजिए ये पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। जो पहले वाली PDF थी उसमें भी पूरे क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सायासपूर्ण एक अधिगम का प्रकार नहीं है? सायासपूर्ण एक अधिगम का प्रकार नहीं है। तो इसका हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तर्कहीन अधिगम। ठीक है, तर्कहीन अधिगम। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शिक्षण के सिद्धांतों के लिए विचार अपने व्यक्त करें। तो शिक्षण के सिद्धांत को होता है, तो इसमें जो पहला दिया गया है कि सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और निश्चित से अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी आंसर, 1 2 और 4, केवल 3। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाक बोर्ड पर लिखते समय मुख्य शीर्षक के लिए अक्षर का आकार कितना होना चाहिए? तो इसका जो हमारा ये आंसर होगा 50 से 60 मिलीमीटर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अधिगम के सिद्धांतों के कथनों पर विचार करें। अधिगम के सिद्धांतों पर विचार करें। तो इसमें पहला है जो अधिगम उद्दीपन का परिणाम होता है। अधिगमकर्ता तभी सीखता है जब वो सीखने का इच्छुक होता है और अधिगमकर्ता अतीत के अनुभव पर आधारित होता है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा सी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक अच्छे प्रश्न की विशेषताओं के बारे में कथनों पर विचार कीजिए।
तो अच्छे क्वेश्चन के विचार कीजिए। तो इसमें जो हमारा पहला आ जाएगा सही होगा, तो वो प्रश्न संक्षिप्त और सरल भाषा में नहीं किया जाना चाहिए, और प्रत्येक प्रश्न एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, प्रश्न संदिग्ध नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये नहीं, इसका सॉरी, इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा 1 2 4। इसमें जो तीसरा वाला है वो थोड़ा गलत दिया गया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि आवश्यकताओं का मसले का पदाक्रम का सही क्रम क्या है। मतलब एक जैसे दिया गया क्रियात्मक अवस्था आवश्यकताएं, सुरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकताएं, संबंध और प्यार की आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं, आत्म वास्तविक की आवश्यकताएं। तो इनमें हमारा जो सही क्रम है वो क्या है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 1 2 3 4 5 पूरा सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं कि डीजीटी की हब और स्पोक की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। कि हब और स्पोक योजना का उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाठ्यक्रम के नवीनतम प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो हमारा आता है संचार प्रक्रिया कब पूर्ण होती है। जो संचार प्रक्रिया है वो कब पूर्ण होती है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल सही होगा, जब प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ समझ जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है चाक बोर्ड पर लिखते समय शीर्षक के अक्षर का साइज कितना होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा दोबारा से आ गया, तो इसका ये आंसर होगा 50 से 60 मिलीमीटर। इसके बाद ये अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षा के कितने चरण होते हैं। मतलब जो माइक्रो टीचिंग है उसके हम कितने चरण होते हैं। तो इसका हमारा जो माइक्रो टीचिंग है उसके 7 चरण होते हैं, 7 चरणों में होती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षक के क्या लाभ हैं। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षक हैं इससे हमें क्या लाभ होते हैं। तो इसका होगा छात्रों के लिए उच्च अंक अर्जित करने के लिए आसान होता है। मतलब ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि यदि छात्र को उत्तर नहीं आता है तो वो अनुमान लगाता है। आगे हमारा जो क्वेश्चन अगला आता है कि अगला क्वेश्चन है प्रभावी समय प्रबंधन के लिए प्रमुख बाधाओं में से क्या है। प्रमुख बाधाओं में से क्या है। तो इसका हमारा जो प्रमुख बाधा है वो दीर्घसूत्रता है। आगे हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। फिर से ये क्वेश्चन आया कि सर्च इंजन नहीं है, तो ये फायरफॉक्स है, ये एक सर्च इंजन नहीं है। इसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन के होते हैं चार चरणीय विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व तैयारी का घटक नहीं है। जो पूर्व तैयारी है उसका घटक नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए आंसर हो जाएगा टेस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, प्रशिक्षु के प्रदर्शन परीक्षण करना। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशक के उत्तरदायित्व का अवयव नहीं है। जो उत्तरदायित्व का अवयव नहीं है अनुदेशक के, तो इसमें हमारा हो जाएगा फाइनेंस, मतलब वित्त। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छे अनुदेशक के महत्वपूर्ण लक्षण क्या लक्षण हैं। जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारा डी आंसर होगा 1 2 3 4 सभी हैं। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित को मिलाएं। अब उन्होंने दे दिया निम्नलिखित को मिलाएं, तो इसमें कौन किससे मिलेगा ये उन्होंने पूछा है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा पहला दिया गया है वो पहला आग से मिला हुआ है। मतलब पहला हमारा दिया गया स्मृति के नियम, तो ये ताजमहल से मिलता है। समरूपता का नियम पेन और पेंसिल से, और विपरीतता का नियम काला और सफ़ेद। तो इसका हमारा ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले की ओर बढ़ते हैं कि आनुषंगिक अधिगम के हानियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो इसके जो विचार होंगे उनके बारे में पूछ रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा 1 2 3 तीनों है, ठीक है, चौथा नहीं है इसमें। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित को मिलाएं। फिर से इसमें आ गया मिलाएं, कि निम्नलिखित में से मिलाएं। तो इसमें यही है कि हम लोगों ने जो अभी साइकोलॉजी पढ़ी थी उसमें हमने किस जानवर पर किसका प्रयोग किया था। तो इसमें जो हमारा आता है प्रतिबंधित नियंत्रित प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो हमने कुत्ते को रस्सी से बांध रखा था, उसके अनुसार हमने किया था। उसके बाद प्रयास और सिद्धांत, ये हमने बिल्ली था तो बिल्ली के हाथ में हमने छड़ी दी थी। इसके बाद अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी चिंपांजी यानी कि एक बंदर का यूज किया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा
इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक अधिगम के पुष्टिकरण का अवयव नहीं है। तो सकारात्मक पुष्टिकरण का अवयव नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर होगा एफर्ट, मतलब प्रयास। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, प्रश्न पूछने का सही अनुक्रम क्या है। जो प्रश्न पूछते हैं उसका सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। पूछे, रुकें, बुलाएं, सुने, ग्रह करें और दोहराएं। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक प्रश्न का प्रकार नहीं है। मौखिक प्रश्न का प्रकार नहीं है, सही से समझना चाहिए। तो इसका हमारा जो सी आंसर होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी कि जब विश्लेषण हम करेंगे तो वो सब्जेक्टिव टेस्ट में चला जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदेशक के लिए इनमें से कौन सी दिशा निर्देश नहीं है। कौन सी जो है दिशा निर्देश नहीं है अनुदेशक के लिए। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा टी आंसर, इमिटेशन मतलब अनुकरण। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मौखिक परीक्षण का क्या लाभ है। जो मौखिक परीक्षण है उसका क्या लाभ है। ठीक है, तो मौखिक परीक्षा के लिए क्या लाभ है। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम समय में, क्योंकि सामग्री के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, नकल करने की संभावना कम रहती है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। तो इसमें ये सभी हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल कौन सा है। तो जो हम नेतृत्व करते हैं, मतलब लीडरशिप करते हैं, उसके लिए हमें कौन से कौशल की आवश्यकता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ये सभी, मतलब तकनीकी कौशल भी आना चाहिए, मानवीय कौशल भी आना चाहिए, संकल्पनात्मक कौशल भी आना चाहिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि चार चरणीय विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का घटक नहीं है। ठीक है, तो परीक्षण का घटक नहीं है, तो इसमें हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत अनुभव बताना, टेल पर्सनल एक्सपीरियंस। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निर्देश देते समय संशोधन पद्धति में निम्नलिखित में से शामिल है। संशोधन पद्धति निम्नलिखित में से शामिल है निर्देश के लिए। तो इसमें जो हमारा होगा उसका आंसर हो जाएगा हमारा लिखित वक्तव्य। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले आते हैं कि आत्मपरक प्रदर्शन ये नहीं मापता, मतलब आत्मपरक प्रदर्शन है ये कौन सा मापता नहीं है। तो इससे हमारा डी आंसर होगा लक्ष्य का रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड ऑफ गोल, इसका ये नहीं नापता। अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉफ्ट शब्दों का वर्णन है। सॉफ्ट जो शब्द हैं उनका वर्णन है। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ताकत, कमजोरियाँ और अवसर, खतरे। और इसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेवन बाजार रणनीतियों में विपणन रणनीति गतिविधि दिखाती है। विपणन रणनीति गतिविधि दिखाती है। तो इसका हमारा आंसर जो होगा कि बाजार वाला है कोई ये विज्ञापन पत्र होगा, प्रमोशन। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित नेतृत्व शैली में कौन अपने कर्मचारियों से निर्णय लेने के लिए प्रकाश डालती है। तो इसका जो हमारा होगा सहभागी नेतृत्व हो जाएगा, मतलब हमारा जो बी आंसर होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर सहायता से प्राप्त शिक्षक कक्षा में होना चाहिए। जो कंप्यूटर सहायता से क्या होना चाहिए, पहले तो कंप्यूटर ही होना चाहिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सॉफ्ट विश्लेषक बताता है। सॉफ्ट विश्लेषक है वो क्या बताता है, उसने पूछा गया है कि सॉफ्ट विश्लेषक क्या बताता है। तो कंपनी की रणनीति बताता है, कैरियर प्लानिंग बताता है, समस्याओं को सुलझाना बताता है। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी बताता है। इसके बाद आता है 7Ps विपणन रणनीति में ये भौतिक साक्ष्य शामिल नहीं होते हैं। तो कौन से भौतिक साक्ष्य शामिल नहीं होते हैं, उसने केवल इतना पूछा है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा तो एडवर्टाइजिंग हो जाएगा, मतलब विज्ञापन इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूरस्थ शिक्षा की पहली पीढ़ी में यह शामिल नहीं है। जो दूरस्थ शिक्षा है उसमें पहली पीढ़ी में क्या शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा ई लर्निंग शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रश्न उठाने में शिक्षक की कौन सी विधि शामिल है। मतलब जो प्रश्न उठाते हैं उसमें शिक्षक की कौन सी विधि शामिल है, उसने केवल इतना पूछा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन हो रहा है, पूछताछ से आधारित शिक्षा, मतलब बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है ज्ञान संबंधी क्षेत्र और कौन सा स्तर तथ्यों और अनुमानों के बीच का अंतर है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, एनालिसिस। थोड़े स्पीड से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत हैं। ओवरहेड में किसी विषय की प्रभावशाली बनाने के लिए एक प्रशिक्षक इसका उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करता है? तो ऑल ऑफ दीज, मतलब इन सब का यूज करता है। मुखौटा, ओवरले और धोबीपट और टेप। ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के प्रति प्रशिक्षक की जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है? जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। तो इसका हमारा सी आंसर होगा, फीस बढ़ोतरी, इंक्रीज ऑन दी फीस हाइक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की प्रक्रिया सजा से जुड़ी हुई है? तो शिक्षक की जो प्रक्रिया है वो सजा से जुड़ी हुई है। तो इसमें हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट होगा, ऑपरेट कंडीशनिंग। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सक्षमता किस चरण में शिक्षार्थी नए कौशल प्राप्त करने के महत्व को समझता है? ठीक है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सचेत अकुशलता। सचेत अकुशलता। इसके बाद आते हैं सूचना सामग्री के आकार में मुद्रित मीडिया है। जो सूचना सामग्री के आकार में मुद्रित मीडिया है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी, डी आंसर बिल्कुल सही होगा, ब्रोशर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मापों के बीच स्थिरता के स्तर को निम्नलिखित द्वारा परिभाषित किया गया है। मापों को स्थिरता के बीच निम्नलिखित में परिभाषित किया गया है। तो इसका हमारा ए आंसर होगा, विश्वसनीयता। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अर्थपूर्ण संचार इससे संबंधित है। जो अर्थपूर्ण संचार है वह किससे संबंधित है? इसका हमारा आंसर होगा कि सहभागी योजना से संबंधित है, सी आंसर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यावसायिक शिक्षा में कौन सा स्तर व्यक्तियों के लिए अच्छा है? मतलब जो व्यावसायिक शिक्षा है इसमें कौन सा अच्छा है? तो हमारा ए ऑप्शन होगा, माइक्रो लेवल। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो सिद्धांत कहता है कि करने से सीखते हैं, यह कौन सा है? मतलब करने से सीखते हैं ऐसा कौन सा सिद्धांत है? तो इसका हमारा ए आंसर होगा, संगठनात्मक शिक्षक सिद्धांत। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम के डिजाइन का शामिल नहीं है। मतलब जो पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम संरचना के डिजाइन में शामिल नहीं है। तो इसमें हमारा होगा डी ऑप्शन, छात्र प्रतिशत। इसके बाद आता है शिक्षकों में 5 से 1 के अनुपात का उद्देश्य बताइए। तो जो 5 से 1 का उद्देश्य है तो इसका हमारा हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इंक्रीज ऑन द इंटरपेंशन, यानी छात्रों के साथ सकारात्मक बातचीत में 5 गुना की वृद्धि। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित शिक्षक पद्धति में किसमें वैचारिक धारणाओं के चरण दर चरण चित्रण की आवश्यकता होती है? चरण दर चरण की चित्रों की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टोरी बोर्डिंग। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदर्शन योजना विकसित करते समय यह शिक्षण सहायता प्रदर्शन के लिए उपयोगी नहीं की जाती है। सहायता प्रदर्शन के लिए उपयोगी नहीं की जाती है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब प्रोजेक्टर। इसके बाद आता है आगे, प्रशिक्षक सहायता में यह शामिल नहीं है। जो प्रशिक्षक सहायता है उसमें क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मैनुअल, मतलब बी आंसर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाकबोर्ड एक सामान्य शिक्षक सहायता है जिसका उपयोग लिखने के लिए किया जाता है, जो इससे नहीं बना है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा धातु, मेटल, यानी लकड़ी से भी बना होता है, हार्डबोर्ड से भी बना होता है, सीमेंट से भी बना होता है, धातु से नहीं बना होता है। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा मूल्यांकन एक सीधा तरीका नहीं है? जो मूल्यांकन का सीधा तरीका नहीं है तो हमारा ये आ जाएगा इसका सी आंसर, सर्वे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यावसायिक शिक्षा में से कौन सा सूक्ष्म स्तर से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित व्यावसायिक शिक्षा में कौन सा सूक्ष्म स्तर से संबंधित नहीं है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी आंसर बिल्कुल राइट होगा, वंचित समूह को शामिल करना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक सिद्धांतों के उद्देश्य इन्हें जोड़ना है। किसे जोड़ना है ये उसने पूछा है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर सुविधा होगा। इसका जो बी आंसर बिल्कुल रिसर्च ऑफ द एजुकेशन, अनुसंधान को शिक्षा से। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का सही उपयोग निम्नलिखित में से संबंधित कार्य शामिल है? जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें कौन सा संबंधित कार्य शामिल है?
मतलब हमारा जो सी ऑप्शन होगा आकृतियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिगर्स। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से 5 से 1 के अनुपात सिद्धांत की प्रथा से संबंधित नहीं है, मतलब 5 से 1। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन होगा खराब छात्र का शिक्षक संबंध, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित शिक्षक शैलियों में कौन सा महत्वपूर्ण सोच कौशल विकास में शामिल है। तो इसमें कौन सा सोच कौशल विकास में शामिल है, तो हमारा डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल एक्टिविटी स्टाइल, मतलब गतिविधि शैली। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदर्शन योजना तैयार करने में यह शामिल नहीं होगा। जो प्रदर्शन योजना तैयार करने में क्या शामिल नहीं होगा, तो इसका हमारा होगा सी ऑप्शन जटिल कथन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशिक्षक के लिए महत्वपूर्ण कौशल है। जो प्रशिक्षक है उसके लिए महत्वपूर्ण कौशल इनमें से कौन सा है, तो हमारा ए आंसर इसका जो होगा ए आंसर बिल्कुल सही होगा, प्लानिंग, मतलब हम लोग योजना बनाना। इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर होता है हाल ही में उच्च श्रेणी के पदोन्नत किए गए छात्रों के लिए प्रशिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो ये शिक्षकों की प्राथमिक भूमिका है वह क्या है, तो उनके पिछले ज्ञान का उपयोग करके नए ज्ञान को जोड़ना है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूसरे के व्यवहार के परिणामों के अवलोकन की एक प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को कहते हैं। एक प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को हम क्या कहते हैं, तो इसका होगा प्रत्याधिकार अनुभव, मतलब हम ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक शिक्षक छात्रों को उनके बारे में, उनके परिवेश आदि के बारे में कुछ प्रश्न पूछकर कक्षा को शुरू करता है, तो ऐसा करने का क्या कारण होता है। तो अगला इसका जो आंसर होगा शिक्षक छात्रों से जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कक्षा में एक छात्र शिक्षक के प्रति असभ्य होता है और कक्षा को बाधित करता है। निम्नलिखित में से किसके एक समस्या क्षेत्र उत्पन्न होने की अधिक संभावना होती है, अधिक संभावना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मनोव्रत, मतलब एटीट्यूड ज़्यादा आ जाता है। इसके बाद आती है कि नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दौरान सीखने में रुचि बनाए रखने के तरीके में से कौन सा एक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डी आंसर, सरल अवधारणाओं से जटिल अवधारणाओं तक जाना। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं कि ADDIE में विश्लेषण चरण का मुख्य लक्ष्य है। ADDIE में, तो इसका हमारा होगा लक्षित दर्शकों के बारे में जानना। सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षक या शिक्षक का सबसे अच्छा तरीका है जो छात्र विभिन्न शहरों में रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी आंसर होगा ई लर्निंग। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन भी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, एन्कोडिंग या डिकोडिंग, ठीक है। तो इसमें जो होगा हमारा डी ऑप्शन होगा बोथ ऑफ दीज, मतलब ये दोनों। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन लगाते हैं। इनमें से कौन किर्कपैट्रिक के 4 स्तर मूल्यांकन मॉडल का हिस्सा नहीं है। तो इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा मॉडल का हिस्सा नहीं है, तो इसका हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब लक्षण वर्णन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एनसीवीटी का विस्तार करें। तो जो एनसीवीटी है इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है। तो एनसीवीटी की होते हैं नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों को सर्टिफिकेट बन के आता है तो उस पर एनसीवीटी लिखा होता है। उसके बाद आता है जब एक शिक्षक ने कक्षा में जानकारी, समय सारणी, कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रम निर्धारित किए और उसने कौन सा 5S लागू किया, ठीक है। उसने ये जो लागू किया तो इसमें उसने कौन सा 5S, मतलब जो PP है वो कौन सा लागू किया। तो इसमें जो डी आंसर होगा मानकीकरण करना, ये उसने लागू किया।
इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पीपीई की फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो इसमें हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि एक शिक्षक एक नौकरी मेला आयोजित कर रहा है तो मार्गदर्शन की निकटतम श्रेणी क्या है? मार्गदर्शन की अधिकतम, तो इसकी जो आंसर होगा वो होगा हमारा करियर इन्फॉर्मेशन, मतलब करियर की जानकारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परामर्श की प्रक्रिया से गुजरने से व्यक्ति को यह लाभ होता है। जो परामर्श प्रक्रिया से जुड़ने से तो हमारा आत्मज्ञान होता है, सेल्फ नॉलेज आती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एम ओ सी की फुल फॉर्म क्या है? तो MOOC की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है कि छात्र को पोस्ट द्वारा अध्ययन सामग्री भेजना और आवश्यक पढ़ाई और अभ्यास को पूरा करने के बाद मूल्यांकन के लिए उसे वापस भेजता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये उसने पूछा है कि ऐसी कौन सी शिक्षा है, तो इसे जो हमारी शिक्षा आती है वो आती है पत्राचार शिक्षा। तो हमारा सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य है। जो स्टैंड अप इंडिया मिशन है उसका क्या उद्देश्य है? तो इसमें पहला दिया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला अल्पसंख्यक को उद्यमी स्थापित करना, 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक ऋण प्रदान करना। तो इसमें ये सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनिल अपने कार्यस्थल पर तनाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपना सकता है? तनाव को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसको अपना सकता है? तो इसका हमारा हो जाएगा सी आंसर तनाव बढ़ाने वाली परिस्थितियों और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया नज़र रखने के लिए। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CIBIL स्कोर का उपयोग किया जाता है। तो CIBI का उपयोग उसने पूछा है कि कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है क्रेडिट वर्टनेस, मतलब उधार योग्यता देखने के लिए, उधार की योग्यता देखने के लिए वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आता है कि स्वयं प्रभा इसका उदाहरण है। जो स्वयं प्रभा है वो किसका उदाहरण है? तो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, खुले शैक्षिक संसाधन का उदाहरण है ये। बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है पूर्व शिक्षक चरण में शिक्षक को निम्नलिखित में से किस कौशल का उपयोग करना चाहिए? किस कौशल का उपयोग करना चाहिए? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर प्लानिंग, यानी योजना बनाना। अगला क्वेश्चन आता है एक प्रशिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग उसे खुद को सुधारने में किया जा सकता है? उसे खुद को सुधारने में किया जा सकता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक परीक्षा के बाद परिणामों की समीक्षा और उनका विश्लेषण करना। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर शर्मा एक कक्षा में सूरजमुखी का पौधा दिखाते हैं और छात्रों को सूर्य की स्थिति के संबंध में फूल की स्थिति का बदलाव का निरीक्षण करने के लिए कहते हैं। तो मिस्टर शर्मा एक शिक्षक संक्रिय के साथ मिलकर क्या बन सकते हैं? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ए कि छात्रों के विभिन्न प्रशिक्षकों में प्रश्न को तैयार करने के लिए प्रेरित करके। ठीक है, इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रचनात्मकता का एक उदाहरण पहचाने। जो रचनात्मकता है उसका एक उदाहरण कोई पहचाने। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी आंसर बिल्कुल राइट होगा कि वस्तुओं को लपेटने के लिए अखबार का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन आता है कि अनु एक वृत्त खींचने के लिए कंपास की बजाय चूड़ी का उपयोग करती है। वह किस विशेषता प्रदर्शन करती है? तो इसका हमारा ए आंसर सही होगा, रचनात्मकता का उपयोग करती है। इसके बाद आता है ज्ञान की माँ का कहना है कि इंजीनियरिंग के लिए ज्ञान को कोई योग्यता नहीं है। योग्यता से क्या अभिप्राय है? जो योग्यता है उससे क्या अभिप्राय है? तो इसका है ज्ञान और कौशल, मतलब नॉलेज एंड स्किल। इसके बाद आते हैं हम लोग एक लोकप्रिय शैक्षिक डिजाइनिंग प्रक्रिया मॉडल विस्तार करें। एक लोकप्रिय शैक्षिक डिजाइनिंग प्रक्रिया का मॉडल का विचार करें। तो इसका हमारा सी आंसर होगा
सी आंसर बिल्कुल सही होगा। एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट और इवेल्युएशन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे पाठ्यक्रम की रूपरेखा में शामिल किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम की रूपरेखा में हम किसे शामिल कर सकते हैं? तो इसका जो हमारा होगा तो ये हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि निर्देश के 4 चरण विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है? 4 चरण विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका होगा टीचिंग डिलीवरी, मतलब शिक्षण और प्रतिपादन के लिए। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आप प्रशिक्षण प्रतिपादन के व्याख्यान विधि का उपयोग कब करेंगे? तो इसका जो हमारा ए आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि नई अवधारणाओं की समझ और परिचय कराने में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि शिक्षक प्रतिपादन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा दो तरफा संचार और सीखने की अनुमति देता है? सीखने की अनुमति देता है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा बी होगा, डिस्कशन, विचार विमर्श। इसके बाद आता है संचार प्रक्रिया को पूर्ण कब कहा जाता है? संचार प्रक्रिया से हम पूर्ण कब कहेंगे? तो इसके लिए होता है जब प्रेषक संदेश प्रेषित करता है, जब संदेश चैनल में प्रवेश करता है और निकलता है, जब रिसीवर को समझता है। तो ये हमारे ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे सभी। इसके बाद आता है मॉडरेशन से क्या लाभ है? मतलब जो मॉडरेशन है उससे हमें क्या लाभ है? तो इसने पूछा है मॉडरेशन से क्या लाभ है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा कि मॉडरेशन से ये कोई भी लाभ नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग शीट में सावधानियों का एक भाग होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो सावधानियों का एक भाग होना क्यों महत्वपूर्ण है, उसने केवल इतना पूछा है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा विफलता के संभावित कारणों की सूची बनाने के लिए। तो इसका हमारा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, एक रसायन प्रयोगशाला में छात्रों द्वारा पहने जाने वाला पीपीई चुने। तो इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा कि क्योंकि हम भी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में जाते तो लैब कोट और दस्ताने और चश्मा, इनके अलावा और कुछ नहीं होते थे। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि एक कक्षा में छात्रों की तुलना में अधिक डेस्क और कुर्सियाँ हैं तो बोर्ड बहुत पास हैं, तो मेज़ों में ऐसी सामग्री हो जो दैनिक उपयोग में नहीं आती हो, तो 5S में कौन सा नियम लागू होगा? मतलब हम कौन सा नियम इसमें लागू करेंगे? तो इसमें जो नियम होगा तो हम शॉर्ट मतलब छाटेंगे, मतलब जो हमारे उपयोगी नहीं है उनको हम निकाल देंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आता है, टू क्लच प्रणाली में 4 व्यक्तित्व के प्रकार हैं, कौन सा साहसिक के साथ जुड़ा हुआ है? साहसिक के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? तो हमारा ऑरेंज टाइप जुड़ा हुआ है, नारंगी के प्रकार का। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि उन तरीकों की पहचान करें जिनमें एक शिक्षक स्कूलों में सुरक्षा के बारे में जागरूकता ला सकता है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब सुरक्षा पोस्टर लगा के अग्निशामक यंत्र को स्थापित और विस्तृत सुरक्षा निर्देश देकर और संभावित खतरों की रासायनिक उपकरण को दूर रखकर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आवासीय शिक्षा क्या है? मतलब आवासीय शिक्षा क्या है? उसने केवल इतना पूछा है, आवासीय शिक्षा क्या है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑनलाइन शिक्षा, मतलब ऑनलाइन क्लासरूम। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि देश में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मास्यूटिकल शिक्षा के लिए विशेष रूप से सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा निकाय की स्थापना की गई है? तो इसका जो हमारा ए आंसर होगा AICTE की स्थापना की गई है। अगला आता है 5S सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा लक्ष्य समूह के लोगों को प्रदर्शन करना या खुलापन है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए आंसर होगा, कल्पना और अंतर्दृष्टि। ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैर निष्पादित अस्थियों को परिभाषित कीजिए। जो गैर निष्पादित अस्थियाँ हैं उनको परिभाषित कीजिए। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। कि ऐसे ऋण जो अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिरिक्त देय होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनुपात किसका मूल्यांकन के लिए
उपयोग किया जाता है। तो जो अनुपात है वो किसके मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा लागत लाभ विश्लेषण के लिए, मतलब सी आंसर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे और आते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ऐसे सामाजिक नेटवर्क का उदाहरण दें जिन्हें शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा ए आंसर, व्हाट्सएप और लिंक्ड। व्हाट्सएप और लिंक्डइन ये एक ऐसे सामाजिक नेटवर्क उदाहरण हैं जिनके लिए हम शिक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद ही हमारा ये वीडियो आज का यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जहाँ तक हो इसे अच्छे से लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी कमी आती है तो आप लोग इस पर बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।